हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी देखेंगे कि एम्ब्रायो का फोल्डिंग कैसे होता है। अब एम्ब्रायो का फोल्डिंग का क्या मतलब है ये भी आगे बताऊंगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट ज़रूर देखिए, जो मेरे पिछले वीडियो में और लिंक में दिया हुआ है। इसके साथ साथ इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, तब इसके साथ अगर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको ईजी पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा ओवरव्यू कर देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा एम्ब्रायो है ये डिस्क शेप का होता है। डिस्क शेप कहने का क्या मतलब है, एक सैंडविच समझिए। सैंडविच में ऊपर क्या होता है, एक ब्रेड होता है, नीचे में दूसरा ब्रेड होता है और बीच में क्या होता है, लेयर होता है। जो ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, एमनियोटिक फ्लूइड इसमें जो होता है, या इस लेयर को कहते हैं एमनियन। नीचे में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं यॉर्क सैक। और इसमें क्या होता है, ट्राइजेमिनल लेयर पाया जाता है। ट्राइजेमिनल लेयर कहने का क्या मतलब है, जो नीचे में लेयर है उसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव एंडोडर्म। जो ऊपर में लेयर है उसको कहते हैं इपिब्लास्ट। इपिब्लास्ट कहने का क्या मतलब है, ये प्रिमिटिव एक्टोडर्म है। और बीच में जो लेयर है इसको कहते हैं हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब, और नीचे में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। इतना बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जो हम आपको ये पिक्चर समझा दिए क्या था। जो हमारा एम्ब्रायो है वो डिस्क की तरह है, ऊपर में क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, नीचे में यॉर्क सैक है और बीच में हमारा 3 ट्राइलेमिनल लेयर है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हम ये जो सेक्शन लिए हैं ये कोरोनल सेक्शन लिए हैं। अब हम लॉन्ग वाइज सेक्शन लेते हैं। जब लॉन्ग वाइज सेक्शन लीजिएगा या सजाइटल सेक्शन लीजिएगा तो हमारा इस तरह का पिक्चर दिखेगा। इस तरह का पिक्चर में है क्या, जो सबसे आगे में ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम। क्या कहते हैं, सेप्टम ट्रांसवर्सम, जो बाद में जाकर हमारा डायफ्राम का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा कार्डियोजेनिक एरिया। यहाँ पर ही मेनली हार्ट का डेवलपमेंट होता है। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बकोफरेंजियल लेयर, या इसको क्या कहते हैं, ओरोफरेंजियल ऑर्गन भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, गड्ढा लग रहा है। यहाँ पर स्पेशल ये है कि हमारे पूरे एम्ब्रायो में 2 जगह ऐसा होता है जहाँ पर मेसोडर्म नहीं पाया जाता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। वो कहाँ कहाँ है, तो एक तो ओरोफेरिंजियल में और एक नीचे। नीचे कहने का क्या मतलब है, तेल के पास, कहाँ पर, क्लोकल मेम्ब्रेन में 2 जगह इंट्रा एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कौन सा पार्ट है, क्रेनियल पार्ट है, ये कॉडल पार्ट है। तो क्रेनियल पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या है, सेप्टम ट्रांसवर्सम है, उसके बाद कार्डियोजेनिक एरिया है, फिर ओरोफेरेंजियल एरिया है, ठीक है। और जब कॉडल पार्ट में देखेंगे तो ये जहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है उसको कहते हैं क्लोकल मेम्ब्रेन। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड से थोड़ा आगे निकल गया इसको कहते हैं एलेंटोइस, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब एक बताती हूँ, अगर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग। अगर ये एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग नहीं करेंगे तो हमारा शरीर है वो कैसा दिखेगा, फ्लैट फिश की तरह। इसलिए एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग जो होता है ना वो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे तो एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग 2 तरह का होता है। 2 तरह का कहने का क्या मतलब है, एक जो फोल्डिंग होगा वो हेड तरफ से होगा, एक फोल्डिंग टेल की तरफ से होगा। तो इसको कौन सा फोल्डिंग कहेंगे, सिफेलोकॉडल फोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। ये फोल्डिंग मेनली वेंट्रल की तरफ होता है। और जो दूसरा फोल्डिंग होता है वो लेटरल फोल्डिंग होगा, मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड में फोल्डिंग होगा। तो इस फोल्डिंग को हम कहेंगे लेटरल फोल्डिंग। तो मेनली हमें कितने तरह का फोल्डिंग देखना है, 2 तरह का, सिफेलोकॉडल फोल्डिंग
और लेटरल फोल्डिंग। इस वीडियो में मेनली मैं फोकस करूँगी सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग, अगले वीडियो में मैं लेटरल फोल्डिंग को लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये जो सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग हो या लेटरल फोल्डिंग हो, दोनों किधर की ओर होता है, याद कर लीजिए, वेंट्रल की तरफ होता है। ठीक है, अगर लेटरल फोल्डिंग भी होगा तो वो भी वेंट्रल की तरफ, और अगर सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग होगा तो वो भी वेंट्रल की तरफ। ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेप्टम है वो क्या है, सबसे ऊपर है, उसके बाद हमारा दिल आता है, कार्डियोजेनिक एरिया, और उसके बाद क्या आ रहा है, ओरोफेरेंजियल, जो बाद में मौत का डेवलपमेंट करता है। रियलिटी में ऐसा होता है क्या हमारा शरीर? नहीं, इसलिए ये ब्रोनिक फोल्डिंग ज़रूरी है। जब मान लीजिए जो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, इसको हम 1 माने हैं, कार्डियोजेनिक एरिया को 2 माने हैं, और जो फकोफेरेंजियल है उसको 3 माने हैं। जब ये फोल्डिंग होगा वेंट्रल तरफ की ओर, आगे की तरफ, तो जो 1 2 3 है वो चेंज होके 3 2 1 हो जाएगा। देखिए ये फोल्डिंग हो रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये वाला पाथ क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। तो अगर कोई पूछेगा कि एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग क्यों ज़रूरी है, तो ये तो समझ में आ गया क्या कि जो बकोफेरेंजियल है उसको ऊपर की ओर आना है, और जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है उसको नीचे की ओर जाना है। ठीक है, चलिए अब नोट्स पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 2 जगह ऐसा होता है जहाँ पर हमारा इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है। पहला क्या है, क्लोकल मेम्ब्रेन, और दूसरा बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन या ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसके ऊपर क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, और नीचे में नोटोकॉर्ड होता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होता है उसका ये मेन फैक्टर है। कैसे मेन फैक्टर है बताती हूँ, पहले ये जो पढ़ा है उसका नोट्स देख लेते हैं। एलेंटोइस क्या होता है, एलेंटोइस अभी पढ़ा था ना, देखिए ये वाला जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, सॉरी ये वाला, इसको एलेंटोइस कहते हैं। ये प्रोजेक्शन होता है यॉर्क सैक का, जो मेनली किससे कनेक्ट हो जाता है, स्टाल्क से, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एलेंटो इंटेरिक डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन कितने टाइप का फोल्डिंग होता है, तो मैंने क्या बताया, 2 तरह का फोल्डिंग होता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डल फोल्डिंग और एक होता है लेटरल फोल्डिंग। सिफेलो फोल्डिंग में क्या होता है, मेनली हेड पार्ट का फोल्डिंग होता है, और कॉर्डल फोल्डिंग में टेल पार्ट का फोल्डिंग होता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रैनियो कॉर्डल फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो फोल्डिंग होता है उसको लेटरल फोल्डिंग कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, अभी बताए थे क्या है, ये हमारा इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में ऊपर में क्या था, न्यूरल ट्यूब था। ये न्यूरल ट्यूब क्या करेगा, ओवरशूट करना चाहेगा, तभी तो देखते हैं जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ओवरशूट कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो ग्रोथ ऑफ क्रैनियल नर्वस सिस्टम, किस लिए, तो एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली 3 जर्म लेयर क्या करेगा, लेंथ वाइज सेम रहेगा, लेकिन जो न्यूरल ट्यूब है वो उसको ओवरशूट कर जाता है। कैसे, समझ लीजिए कि हमारा क्या है, 3 जर्म लेयर है। ठीक है, यहाँ पर मेसोडर्म बंद हो गया है, कहते हैं ना कि 2 ऐसा एरिया है जहाँ पर मेसोडर्म नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारा क्या था, न्यूरल ट्यूब, अब ये न्यूरल ट्यूब इस तरह से ओवरशूट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओवरशूट कर जाएगा तभी तो हेड का आप पार्ट देखिए, अपने हेड पे रखिए, हेड के आगे क्या है, माउथ है, हेड के आगे क्या है, नेक है। अब स्टार्टिंग में जो हमारा हार्ट होता है वो नेक के पास ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है वो नीचे की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हम कह सकते हैं कि हेड ही के पास है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जो भी फोल्डिंग होगा वो कैसा फोल्डिंग होगा, वेंट्रल फोल्डिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं लेटरल फोल्डिंग में। लेटरल फोल्डिंग में क्या होता है, तो लेटरल फोल्डिंग में आपको पता है कि मेसोडर्म में क्या है, जैसे कि हमारा ये मेसोडर्म है। ठीक है, इसमें 3 लेयर में डिवीजन होता है, एक होता है पारा एक्सियल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा लेटरल प्लेट। ये जो पारा एक्सियल होता है इसमें प्रेजेंट होता है सोमाइट्स, इसी सोमाइट्स का डेवलपमेंट के कारण हमारा लेटरल फोल्डिंग होता है। तो कोई भी पूछेगा कि
ये क्रैनियल फोल्डिंग कैसे होता है और लेटरल फोल्डिंग कैसे होता है, तो आप इजीली बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हेड फोल्डिंग में। तो हेड फोल्डिंग में जैसे कि हमारा जो अमनियोटिक फ्लूइड ये जो न्यूरल ट्यूब है वो क्या हुआ, ओवरशूट किया, तो उसके साथ साथ हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना उसका भी डेवलपमेंट क्या होने लगा, इनलार्ज होने लगा। ठीक है, और सब इनलार्जमेंट किधर हो रहा है, तो वेंट्रल की ओर हो रहा है, मतलब आगे की ओर हो रहा है। तो जब हमको स्ट्रक्चर देखिएगा, तो जब स्टार्टिंग में जब हम एम्ब्रायोनिक डिस्क को देखते थे तो सबसे आगे में क्या था, सेप्टम ट्रांसवर्सम, फिर कार्डियोजेनिक एरिया जिसको 2 नाम दे दिए, और तीसरा ये ओरोफेरेंजियल एरिया। ठीक है, अब जब ओवरशूट किया और एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हुआ वेंट्रल की ओर, तो ये जो 1 2 3 था वो 3 2 1 में चेंज हो गया। मतलब सबसे ऊपर आ गया मुंह, माउथ, फिर आ गया हार्ट, और उसके नीचे डायफ्राम, जो मेनली हम एडल्ट में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये यहीं पर कह रहा है कि आफ्टर द फोल्डिंग जस्ट रिवर्स, जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होते के साथ साथ क्या हो रहा है, जो हमारा एमनियोटिक कैविटी है वो भी इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्रेन वेसिकल में। जो न्यूरल ट्यूब डेवलप किया था ना, तो डेवलप करके वहाँ पर 3 ब्रेन वेसिकल बने थे। क्या, 3 ब्रेन वेसिकल बने थे। अब ये 3 ब्रेन वेसिकल क्या करते हैं, तो ये 3 ब्रेन वेसिकल मेनली आपको याद होगा हमारे में क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन, इसी का ये डेवलपमेंट होता है। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन, इसका डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, बिलो 3 देयर इज ए डीप और इन द एक्टोडर्म कॉल्ड एस्ट्रोडियम। देखिए ये क्या है, डीप है ना, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ब्रेन वेसिकल है और यहाँ पर डीप है। इस डीप को हम क्या कहते हैं, इस डीप को हम कहते हैं एस्ट्रोमोडियम। जो एस्ट्रोमोडियम है ना वो फ्यूचर में जाके मौत कैविटी बनता है। अब हमने हेड जो फोल्डिंग पढ़ा, इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट था सेप्टम ट्रांसवर्सम, बीच में प्रेजेंट था पेरिकार्डियम रीजन, और यहाँ पर जहाँ पर मेनली मेजोडर्म नहीं होता है वहाँ पर जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं बक्कल फेरेंजियस। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होता है तो पिक्चर इस तरह का दिखता है। तो इसमें जो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो यहाँ पर नज़र आता है, कार्डिक रीजन यहाँ पे नज़र आता है, और जो हमारा ओरोफेरेंजियल है वो यहाँ पर आता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक क्या है, डीप बना हुआ है। इस डीप को ही हम कहते हैं एस्ट्रोमोडियम, जो बाद में फ्यूचर में क्या बनता है, तो मौत का कैविटी या ओरोफेरेंजियल कैविटी बनता है। ठीक है, अब 4th वीक में क्या होगा, 4th वीक के एंड में ये जो एस्ट्रोमोडियम है ये क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और जिसके कारण जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं ये टेल रीजन में, मतलब कि कॉडर रीजन में। कॉडर रीजन में हमने क्या पढ़ा था, कॉडर रीजन में हमने पढ़ा था यहाँ पर जो पाथ होता है उसको कहते हैं क्या, तो क्लोकल मेम्ब्रेन, और जो निकला हुआ था थोड़ा सा यॉर्क सैक जो कनेक्टिव स्थल की तरफ गया हुआ था उसको कहते हैं एलेंटोइस। अब यहाँ पर क्या चेंजेज हो गए, तो पहला जो क्लोकल मेम्ब्रेन है उसको 1 कह देते हैं, एलेंटोइस को 2 कह देते हैं। जब यहाँ पर सिफेलिक फोल्डिंग होगा तो एलेंटोइस यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए, और ये क्या आ जाएगा, पीछे में चला जाएगा हमारा क्लोकल मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, एक दीप बना हुआ है, जैसे कि आगे में बना हुआ था दीप जिसको क्या कहते हैं एस्ट्रोमोडियम, वैसे पीछे में दीप बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोक्टोडियम। ठीक है, इसको एक्टोडर्मल क्लोकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब एक बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्टोडर्मल क्यों कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 लेयर था। ठीक है, बीच वाला क्या है, मेजोडर्म। जो भी चेंजेज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक्टोडर्म में हो रहा है। जो ये जो दीप बन रहा है वो एक्टोडर्म में बन रहा है, इसलिए बार बार एक्टोडर्म टर्म आ रहा है कि एक्टोडर्म में दीप बन रहा है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोमोडियम कहते हैं, और क्लोकल पाथ में जो दीप बन रहा है उसको प्रोक्टोडियम कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोक्टोडियम है इसका रप्चर मेनली ये 5 मंथ के एंडिंग तक होता है। तो स्टार्टिंग में 4th मंथ के एंडिंग में क्या हुआ था, एस्ट्रोमोडियम का रप्चर हुआ था, एमनियोटिक कैविटी अंदर गया। ठीक है, और ये यूरिन के थ्रू प्रोक्टोडियम से बाहर निकल गया।
तो ये समझ में आया, इस तरह से एक फ्लो बन गया जीआई के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो समरी था, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जो स्ट्रक्चर सीन होता है क्लोकल मेम्ब्रेन में वो कौन कौन सा होता है, क्लोकल मेम्ब्रेन और एलेंटोइस। अब जब रिवर्स कर दिया जाए तो स्ट्रोडियम की तरह जो क्लोकल पाथ में था वहाँ पर भी एक पीत बनता है। उस पीत को हम क्या कहते हैं, उस पीत को कहते हैं प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो आगे में हो गया स्ट्रोमोडियम और पीछे में हो गया प्रोक्टोडियम। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो क्लोकल मेम्ब्रेन है वो कब रप्चर करेगा, 5 वीक में रप्चर करेगा और इससे एक एनल ओपनिंग बन जाएगी। 4th वीक में तो ऑलरेडी माउथ ओपनिंग बन गई थी, तो एमनियोटिक फ्लूइड ईजिली माउथ के थ्रू इंटर करेगी और ये एनल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी, मतलब कि क्लोकल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब देखते हैं कि जो हमारा यॉर्क सैक है ना, इसका क्या होता है। तो यॉर्क सैक कहाँ है, तो पिक्चर में देखते हैं, ये हमारा यॉर्क सैक था। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी लेटरल फोल्डिंग कर रहा था, जिसके कारण यॉर्क सैक 2 पार्ट में बच जाता है, एक अंदर का पार्ट है, एक बाहर का पार्ट है, और ये दोनों पार्ट एक लाइनिंग से अटैच होता है। इसको क्या कहते हैं, विटेलो इंटेस्टाइनल रिंग कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो अम्बिलिकल रिंग के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं क्या कह रहा है कि सबसे पहले जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन ये वेंट्रल की ओर जाता है, मतलब ऐसे वेंट्रल की ओर जाता है, तो जो हमारा यॉर्क सैक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। किस कहाँ पर, तो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो बीच में मेम्ब्रेन है ना उसको क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिकल रिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो यॉर्क सैक का कुछ पार्ट अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो इसका जब यॉर्क सैक का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा, नीचे में बड़ा, फिर बीच में छोटा, फिर ऊपर में बड़ा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको आवर ग्लास स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जो देखते हैं ऊपर में भी क्या होता है, इस तरह का आवर ग्लास नहीं होता है, जिसके द्वारा हम मेनली इसके अंदर सेंध रख देते हैं और सेंध ऊपर से गिरते रहता है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है यॉर्क सैक का। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो यॉर्क सैक है आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो ये कनेक्टेड होता है विटेलो इंटेस्टाइनल पाथ से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पाथ अंदर में रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक। देखिए, जो पाथ अंदर में रह जाता है उसको कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक, और जो बाहर में रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक। अब जो अंदर में इंट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक है, मतलब यॉर्क सैक जो अंदर में पाया जाता है वो बाद में जाके प्रिमिटिव गट ट्यूब बनाता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट रह जाता है जो बाहर में रहता है वो बाद में जाके अम्बिलिकल वेसिकल बनाता है। याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी पूछेगा प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक से होता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक है उसका क्या होता है, तो उससे अम्बिलिकल वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। अभी जो अम्बिलिकल वेसिकल है वो कनेक्ट हो जाता है बाद में प्रिमिटिव गट के द्वारा, गट से। कैसे, द थ्रू ए डक्ट नॉन एज विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। बताया था ना कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा एमनियन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, इस तरह से आ गया। हमारा जो यॉर्क सैक है इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला को इंट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक कहते हैं, बाहर वाला को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक कहते हैं। इंट्रा एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक में क्या बन जाता है, बाद में प्रिमिटिव गट ट्यूब बन जाता है, और जो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अम्बिलिकल वेसल। और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा यॉर्क सैक है वो सक करने लगता है, मतलब कि सिकुड़ने लगता है, और बहुत सारा पार्ट हमारे एम्ब्रायो के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो अब बचा क्या, तो अब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बचा, वो धीरे धीरे इनलार्ज हो जाता है, और जो पूरा हमारा एम्ब्रायो है वो कहाँ फ्लोट करने लगेगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फ्लो करने लगेगा। सिर्फ एक पार्ट अटैच रहता है, वही अम्बिलिकल पार्ट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि आप स्टार्टिंग में देखे थे कि एक क्या है, कोरियन लेयर भी रहता है।
ठीक है। ये कोरियन लेयर जो किससे बनता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है। जैसे जैसे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बड़ा होता है ये धीरे धीरे फ्यूज कर जाता है और कोरियन को डिसअपीयर कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या सीख लिया हमने, हेड फोल्डिंग देख लिया, टेल फोल्डिंग देख लिया। फिर ये कह रहा है कि अगर ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या 4th वीक में क्या होता है, रैप्चर कर जाता है, जिसके कारण एम्ब्रियो क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को सोलो करने लगता है, मतलब निगलने लगता है। और क्लोकल मेम्ब्रेन के रैप्चर से क्या होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड यूरिन के थ्रू दोबारा कहाँ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड में ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम बात करते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक पाथ का, यॉर्क सैक के इंट्रा एम्ब्रियोनिक पाथ का, तो उसमें भी 2 रीजन आप देखे होंगे। देखिए पिक्चर दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यही है, ये हमारा क्या था, ये हमारा है यॉर्क सैक, ठीक है। यॉर्क सैक भी क्या होता है, 3 बार यॉर्क सैक बाद में बन जाता है क्या, प्रिमिटिव गट ट्यूब। प्रिमिटिव गट ट्यूब भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आगे वाले पार्ट को फोरगट कहते हैं, लास्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हिंदगत कहते हैं, और दोनों के बीच में जो रह जाता है उसको हम कहते हैं कौन सा गत, मिडगत कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा, ये क्या है, एलेंटोइस। तो हमारा जो हिंदगत है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्री एलेंटोइस, मतलब कि मान लीजिए ये एलेंटोइस है और ये हमारा हिंदगत है, तो इससे पहले वाला पार्ट कहलाएगा प्री एलेंटोइक, इससे बाद वाला पार्ट कहलाएगा पोस्ट एलेंटोइक। ये जो प्री एलेंटोइक है वो किससे कम्युनिकेशन कर रहा है, मिडगत से कम्युनिकेशन कर रहा है। जो पोस्ट एलेंटोइक है वो किससे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो क्लोकल मेम्ब्रेन से कर रहा है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा एंडोडर्मल क्लोकल मेम्ब्रेन है ना, वो डिवाइड होके बन जाता है ईरोलेक्टल सेप्टम, और उसमें क्या होता है, आगे में ब्लेडर होता है और पीछे में रेक्टम होता है। मतलब जो पीछे वाला पार्ट है वो कह रहा है कि उसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो क्लोकल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आप एक चीज़ देखिए क्या कह रहा है, एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टर और पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टर। अब ये क्या होता है, देखिए ये हमारा फोरगत है, ये मिडगत है, दोनों का जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टर। मिडगत और हिंदगत जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक जंक्शन तो ज़रूर बनता होगा, कोई भी 2 चीज़ मिलता है तो एक तो जंक्शन बनता है, तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टर। तो इस तरह हमारा एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग हेड और टेल का पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लेटरल फोल्डिंग ले आएंगे कि लेटरल फोल्डिंग में मिलनी हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा एमनियन है वो भी क्या हो रहा है, वेंट्रल की ओर मूव कर रहा है। इसके कारण क्या क्या चेंजेज होते हैं हमारे एम्ब्रियो में, ये पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।